एवरीवन, क्लास 12th स्टूडेंट्स, आपके बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट यहां पे स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 देखेंगे। काफी सारी डिटेल्स हैं चैप्टर में, लंबा चैप्टर है। कोशिश रहेगी एटलीस्ट 5 या 6 लेक्चर में खत्म हो जाए एंड आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ पाओ। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते 1000 लाइक्स का। नाउ आज के लेक्चर में, लेक्चर 1 में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर लेंगे पूरा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी अपन लेने वाले हैं। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हो, जहां पे गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है एंड जो भी ग्रोथ होती है, बच्चा जो बनेगा वो माइटोसिस से बनता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं पे भी मियोसिस नहीं होने वाली है। बाय द वे, आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा, जिन भी बच्चों को माइटोसिस और मियोसिस नहीं आता तो प्लीज 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर एक बार रिवाइज करके आना। ये चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको माइटोसिस समझ में आनी चाहिए, मियोसिस समझ में आनी चाहिए। मियोसिस में प्रोफेज 1 में जो जो फेज आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, उनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है पैकेटीन के अंदर, उसके वजह से क्या होने वाला है। तो ये कुछ बेसिक्स आपको बहुत जरूरी है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको बता रहा हूं। बाद में आके बोलोगे सर माइटोसिस नहीं समझ में आ रहा है, मियोसिस नहीं समझ में आ रहा है, मियोसिस का क्या मतलब है, ऐसे कैसे हो गया। तो ये बेसिक्स है। अगर आप ये क्लियर नहीं करोगे तो आगे आपको डिफिकल्टी आने वाली है। तो जाओ, 11th का टॉपिक है, यही चैनल के ऊपर अवेलेबल है, माइटोसिस मियोसिस पढ़ के आने का। ठीक है, बाद में देखने का। अभी इतना ही समझो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होती है, माइटोसिस से ग्रोथ होती है, बच्चा बनता है। एक ही पेरेंट बच्चा बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा होगा, इट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट ऑल्सो। ये भी बता रहा हूं आपको। देखो, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सेक्स सेल का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गैमेट समझते हो ना, जैसे इंसानों की बात करें तो स्पर्म है, एग है, ये गैमेट्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है। ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या, बच्चा। जो बच्चा है वो उसके पेरेंट के जैसा सेम टू सेम रहेगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब बच्चे का डीएनए और पेरेंट का डीएनए सेम रहेगा। ठीक है। ऑफस्प्रिंग को अपन इधर क्लोन बोल सकते हैं। क्लोन मतलब कॉपी, पेरेंट की सेम टू सेम कॉपी बन रही है। फास्ट प्रोसेस है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जल्दी जल्दी हो जाती है। इट इज कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनकी बॉडी, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, उनमें आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने मिलता है। क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है। अब ये सब आपने 10th में भी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन। फटाफट बता देता हूं। जैसे यहां पे मैं स्पाइरोगायरा की बात कर रहा हूं, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, एक प्रकार का एल्गे है, एल्जी है एंड लंबे लंबे धागे जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस बॉडी होती है इनकी। इनका जो धागा धागा जैसा बॉडी है, इट कैन ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, टुकड़े हो सकते हैं। देखो ना, ये लंबा स्पाइरोगायरा जो आपको दिख रहा है, लंबा लंबा, ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, उसके टुकड़े हो गए, बराबर। एंड बाद में इनको डॉटर सेल्स नहीं बोलेंगे, इधर यहाँ पे ये काट दो इसको, ठीक है। ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये आगे जाके और फिर से बड़े होने वाले हैं। तो इसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता रहेगा। इनका फिलामेंट लंबा होता है, वापस टूटता है फ्रैगमेंट्स में, फिर हर एक फ्रैगमेंट वापस ग्रो करता है, फिर वापस वो आगे जाके टूटेंगे, वापस ग्रो करेंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। ईच फ्रैगमेंट विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। हर एक फ्रैगमेंट एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। दिस इज सीन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। फ्रैगमेंटेशन वैसे आपको स्पॉन्जेस में भी दिखता है। एग्जाम्पल अगर देना है तो ये आपको स्पॉन्जेस में भी देखने मिलता है, जो पॉरीफेरा में आते हैं, बराबर। स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे देख लिया। दैट्स इट, इतना ही दिया है फ्रैगमेंटेशन के बारे में। फिर बडिंग, ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है। कॉमन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। फ्रैगमेंटेशन मल्टीसेल्यूलर में दिखता है, बडिंग आपको यूनिसेल्यूलर में दिखने वाला है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने ईस्ट भी लिया हुआ है, और एक और एग्जाम्पल है प्रोटोसाइफन। प्रोटोसाइफन क्या होता है, एक प्रकार का एल्जी है, एल्गे, ठीक है। प्रोटोसाइफन, देखो एग्जाम्पल ईस्ट एंड प्रोटोसाइफन। दे फॉर्म आउटग्रोथ कॉल्ड एज बड्स। अभी अगर ईस्ट सेल की बात करूं, चलो इधर ईस्ट का सेल बनाया, तो इसके ऊपर ऐसे एक छोटी आउटग्रोथ आएगी, ठीक है। इस आउटग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। और न्यूक्लियस बाद में डिवाइड होता है,
ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड माइटोसिस हो रही है, न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं और बाद में, ध्यान से सुनो बता देता हूं ना आपको, ये बर्ड है, ठीक है। एक डॉटर न्यूक्लियस यहीं पे रहेगा और एक डॉटर न्यूक्लियस बर्ड में चला जाएगा और बाद में वो बर्ड थोड़ा और ग्रो होगा और सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये बर्ड थोड़ा और ग्रो होगा और बाद में सेपरेट हो जाएगा। तो ये सेम प्रोसेस दोनों में होएगा, प्रोटोसाइफन में भी होगा। प्रोटोसाइफन क्या है? एक प्रकार का एलजी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? एलजी, एलगे, गे नहीं बोलने का, एलजी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा बर्डिंग। बर्ड बड़े होते हैं, बर्ड ग्रो एंड सेपरेट इनटू न्यू इंडिविजुअल, बर्ड बड़ा हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा, नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एंड दिस अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल मतलब जब पानी अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, अच्छी कंडीशन में ये प्रोसेस होने वाली है, बर्डिंग। डन। फिर आता है तीसरा, स्पोर फॉर्मेशन। ये अपने को किस में दिखता है? ये अपना ऑर्गेनिज्म है क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास किस में आता है? किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। प्रोटोसाइफन किस में आता है? बस थोड़ी इंफॉर्मेशन। ईस्ट किस में आता है? किंगडम फंजाई, फंजाई में आ गया। प्रोटोसाइफन किस में आ गया? प्लांटे में आ गया, किंगडम प्लांटी, बराबर। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो क्लमाइडोमोनास किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा। इसके अंदर क्या दिखता है? स्पोर फॉर्मेशन। वैसे स्पोर फॉर्मेशन फंगस में भी दिखता है, लेकिन यहां पे एग्जाम्पल के लिए अपन ने क्लमाइडोमोनास लिया है। तो इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास किस में आता है? प्रोटिस्टा। इसका जो पेरेंट सेल होता है, इमेजिन करो ये पेरेंट सेल था, पेरेंट। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में कैसा मल्टीपल फिजन पढ़ा था अमीबा के अंदर, तो वैसे इमेजिन करो पेरेंट के अंदर मल्टीपल टाइम्स डिवीजन होकर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? स्पोर्स। एंड ये मूवमेंट करते हैं। इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है, दो फ्लैजेला होता है, फ्लैजे, एक रहेगा तो फ्लैजेलम, ठीक है, दूसरा रहेगा, दूसरा भी फ्लैजेलम। फ्लैजेलम इज अ सिंगुलर वर्ड, और मैं दोनों की बात करूं एक साथ तो इनको अपन बोलेंगे फ्लैजेला। फ्लैजेला इज अ प्लूरल वर्ड, फ्लैजिला, सिंगुलर फ्लैजेलम, प्लूरल फ्लैजेला। तो ये मूवमेंट करते हैं, ये स्पोर्स जो होते हैं ये मूवमेंट कर सकते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं जूओस्पोर्स, ठीक है। पेरेंट सेल को क्या बोला है? जूओस्पोरेंजियम। पेरेंट सेल को क्या बोला है? जूओस्पोरेंजियम। एंड उसमें से निकलने वाले क्या है? जूओस्पोर्स, ठीक है। दे कैन मूव, फ्लैजेला की मदद से वो लोग मूवमेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? मोटाइल जूओस्पोर, मोटाइल मतलब क्या? जो मूवमेंट करते हैं विथ फ्लैजेला। और जूओस्पोर बड़े होके न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे एंड दिस हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो सिमिलर प्रोसेस हो रही है जैसा मल्टीपल फिजन अमीबा में पढ़ते हो आप 10th स्टैंडर्ड में, वैसा ही सिमिलर प्रोसेस होता है। पेरेंट सेल है, उसको अपन जूओस्पोरेंजियम बोलेंगे, उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होके, डिवीजन होकर बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे, जूओस्पोर्स, ठीक है। चलो, अदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पे आपको दिखेगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक सेल है जो डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है। ये आपका पेरेंट सेल है, ये डिवाइड करेगा और आपको डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बना के देगा, बराबर। इट्स लाइक एक चॉकलेट का टुकड़ा था, उसका आपने ऐसा चॉकलेट को तोड़ दिया तो दो टुकड़े मिल गए, तो पेरेंट सेल डिवाइड हो गया, दो डॉटर सेल बनाता है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में क्या क्या देखता है? सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल, बराबर। दो डॉटर सेल बनते हैं, दोनों नया इंडिविजुअल बनेंगे। एग्जाम्पल क्लोरेला, क्लोरेला आता है तुम्हारा किंगडम प्लांटे के अंदर। यूनिसेल्यूलर एलजी है, किंगडम प्लांटे में आता है। फिर ये डाई एटम्स और क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास में भी बाइनरी फिजन दिखता है।
और इसके पहले अपन ने जो जूओस्पोर्स देखा वो भी होता है क्लमाइडोमोनास के अंदर, और बाइनरी फिजन भी दिखता है। एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाएगा, ये भी होता है क्लमाइडोमोनास के अंदर, ठीक है। चलो, तो ये क्लोरेला आ गया, ठीक है। ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये किसका है? क्लोरेला का। फिर ये हो गया डायटम्स, और क्लमाइडोमोनास मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। डायटम्स किस में आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। इधर लिख दूं, लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा है डायटम्स के बारे में। सोप बॉक्स जैसा होता है, ऐसे 2 कवर्स होते हैं सिलिका के, ऐसा ढक्कन की तरह ज्वाइंट होते हैं। घर पे आपका साबुन का डब्बा रहता है ना, उसके 2 टुकड़े रहते हैं, ऊपर एक ढक्कन की तरह अपन लगाते हैं, तो वैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। सिलिका के कवर्स होते हैं 2 डायटम्स। और क्लमाइडोमोनास भी किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। तो इनके अंदर अपने को क्या दिखता है? बाइनरी फिजन। फिर कोनिडिया फॉर्मेशन आपको दिखेगा फंगस के अंदर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। ये देखो, पेनिसिलियम की बात कर रहा हूं। पेनिसिलियम क्या है? फंगस है। तो हाइफे के ऊपर आपको जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये देखो, ये दाना 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 ऐसे करके दिख रहा है आपको, एक एक ऐसे ऐसे। मतलब अगर मैं जस्ट बनाने जाऊं, इस तरीके से हाइफे है, फंगल हाइफे, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे इस तरीके से कोनिडिया बनते हैं। ये जो दाने दाने दिख रहे हैं एक एक, ये क्या है? कोनिडिया, ठीक है। चलो, बात समझ में आ रही है। और ये क्या है? स्पोर्स है। इनके मदद से ये फंगस क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नली ऑन हाइफे। एक्सटर्नली हाइफे के ऊपर बन रहे हैं। आपने एक और चीज पढ़ी होगी, फंगस में ऐसा स्पोरेंजियम बनता है और उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ऐसा भी होता है किसी किसी की फंगस के अंदर, ऐसा स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं। और यहां पे ये कोनिडिया फॉर्मेशन भी अपने को किसी किसी फंगस में दिखता है। हाइफे के ऊपर दाने दाने डायरेक्टली ऐसे एक चेन की तरह बनते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कोनिडिया, ठीक है। चलो, बात समझ में आ रही है। किसी किसी फंगस में स्पोरेंजियम बनता है, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और किसी फंगस में इस तरीके से कोनिडिया बनते हैं हाइफे के ऊपर, एक्सटर्नली ऑन हाइफे। चलो, फिर जेमा फॉर्मेशन, ये हमें दिखता है। स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जेमे आर फॉर्म्ड। मर्केंशिया, ये मर्केंशिया किस में आता है? मर्केंशिया आपका आएगा, ब्रायोफाइटा पढ़ा है आपने? उसके अंदर आ जाता है मर्केंशिया। किंगडम प्लांट है ब्रायोफाइटा। तो उसके ऊपर आपको दिख रहा है इस तरीके से कप्स बनते हैं। ये जो कप दिख रहा है ना तुमको, ये पूरा ऐसा कप दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं जेमा कप्स। इनको क्या बोलते हैं? जेमा कप्स। और उनके अंदर आपको ग्रीन कलर के छोटी छोटी डिस्क दिख रही है। ये जो कप है ना, कप, उसके अंदर आपको छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन कलर का डिस्क दिख रहा है, उनको हम बोलते हैं जेमे। और वो जेमे, देखो इसके ऊपर पानी का बूंद गिरेगा, छपाक, तो ये जेमे जो हैं वो आसपास में कहीं कहीं पे गिरेंगे, और जहां वो गिरेंगे वहां पे ग्रो करेंगे इनटू न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट्स। बात समझ में आ रही है? ये कंसेप्ट होता है जेमा फॉर्मेशन का। चलो, तो जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं लिमिटेड स्टूडेंट बैच में, कम बच्चों के साथ, इंडिविजुअल अटेंशन के साथ, तो परिश्रम बैच अपना 12th स्टैंडर्ड का बैच आपके लिए। बोर्ड एग्जाम का पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे बिल्कुल, MHT CET का भी आपको पढ़ा देंगे। चलो, फिर जैसे लिमिटेड स्टूडेंट हैं तो जूम के ऊपर अपन डाउट क्लियरिंग लेते हैं, गाइडेंस मेंटरशिप ये अपन जूम के ऊपर करते हैं। एक एक बच्चे से इंडिविजुअल बात की जाएगी। एंड एक और बात, हर बच्चे को एक IVR नंबर मिलता है। IVR नंबर क्या होता है? एक फोन नंबर होता है। आप टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, जैसे मुझे कॉल करके बात करो, डाउट क्लियर करो। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, शुभम सर पढ़ा रहे हैं, रंजीत सर पढ़ा रहे हैं, तो उनको डायरेक्टली कॉल करके आप डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये फोन नंबर भी आपको दिया जाता है, ठीक है, 1-on-1 कॉल, ठीक है, IVR नंबर, डायरेक्टली टीचर को कॉल करके डाउट क्लियरिंग। लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट 100 बच्चों के लिए ये कूपन है HSC 100। इसमें आपका 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाता है। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप
एजुकेशनल काउंसलर जो हैं उनके नंबर आपको दे रहा हूं, डायरेक्टली कॉल करके बैच के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर एक एक्टिविटी यहां पे दिया है छोटा सा, स्प्रिंकल अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ ईस्ट। ईस्ट का पाउडर मिलता है आपको मालूम है मार्केट में, ड्राई ईस्ट, एक्टिव ड्राई ईस्ट, मतलब उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ईस्ट का पाउडर आप थोड़े से गर्म पानी में, एकदम गर्म नहीं, मर जाएगा ईस्ट आपका, थोड़ा सा गर्म, हल्का सा गुनगुना, एंड देन ऐड शुगर, कवर इट एंड वेट फॉर 10 मिनट्स। ईस्ट बिकम्स बबली ओवर द वाटर प्रूविंग दैट इट इज स्टिल एक्टिव। तो अभी देखो इधर पानी को थोड़ा सा गुनगुना किया, ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना, उसमें शुगर डाला और उसमें ईस्ट डाला, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। 10-15 मिनट रख दो इसको। 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आपको दिखेंगे बबल्स बहुत सारे। तो बबल्स किस चीज के हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। और ईस्ट क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, खा रहा है, और खाते खाते क्या बनाता है? एथेनॉल बनाता है और CO2 बनाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा? ईस्ट एक्टिव हो गया है, जिंदा हो गया है, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं इसको, प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ये भी आपने 10वीं में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे पोटैटो होता है तो उसकी आईज होती हैं, आईज ऑफ पोटैटो। आईज मतलब जो खड्डे खड्डे होते हैं उसको आईज बोलते हैं, और उसके अंदर बर्ड्स होते हैं। तो बारिश के सीजन में आपने देखा है वो इस तरीके से ग्रो करने लगता है, बर्ड ग्रो करने लगता है। आय क्या होता है? जो खड्डे जैसा होता है ना, वो आय है, और उसके अंदर एक छोटा सा बर्ड प्रेजेंट होता है। आय के अंदर बर्ड, आय आय खुद बर्ड नहीं है, जो खड्डा है ना वो आय है, उसके अंदर बर्ड है। तो बारिश के सीजन में वो बर्ड ग्रो करता है और उसमें से नया प्लांट बनेगा। जिंजर में से भी बन सकता है। फिर ब्रायोफाइलम के बारे में आपने पढ़ा है, तो ये हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, रूट का इस्तेमाल करो, स्टेम का इस्तेमाल करो, या लीफ का इस्तेमाल करो। तो ये रूट, स्टेम और लीफ जो है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीफ, इनसे होने वाला रिप्रोडक्शन इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड इसमें क्या होगा? आइडेंटिकल बच्चे बनेंगे जिनको अपन क्लोन्स बोलते हैं। अब नेचुरली भी होती है ये प्रोसेस, ठीक है। प्लांट्स जो हैं दुनिया भर के, वो नेचुरली भी अपना अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते रहते हैं नेचुरली, लेकिन आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है एग्रीकल्चर के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए। अब एग्रीकल्चर तो मतलब खेती, खेती होती है बड़े बड़े स्केल पे, है ना। एकड़ एकड़ जमीन है मेरे पास, 10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़, उतनी जमीन में अपन खेती कर रहे हैं, उसमें अपन गेहूं, चावल, गन्ना, ये सारी चीजें उगा रहे हैं। तो खेती जो होती है ये हो रही है लार्ज स्केल पे। आपको मैं शब्द में फर्क समझा रहा हूं। लार्ज स्केल पे जो होता है वो खेती, और फिर हॉर्टिकल्चर जो होता है वो एक स्मॉल स्केल पे होता है। हॉर्टिकल्चर इज ऑन स्मॉल स्केल। जैसे मैंने एक नर्सरी बना ली, नर्सरी में मैं अलग अलग प्लांट्स को उगा रहा हूं। नर्सरी तो छोटी होती है ना, 500,000 प्लांट होंगे मेरे पास उसके अंदर, नर्सरी के अंदर। या एक ग्रीन हाउस बना लिया मैंने, या एक मेरा छोटा बगीचा है जहां पे मैं कुछ अलग टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगा रहा हूं। या मेरे पास कुछ थोड़ी सी जमीन है जिसमें मैं फ्रूट्स के प्लांट लगा, मैंने आम के झाड़ लगा दिए, या ग्रेप्स के ग्रेप वाइन्स लगा दी मैंने छोटी सी जगह में, तो ये हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। तो सिंपल डिफरेंस समझ लो, एग्रीकल्चर हैपेंस ऑन अ लार्ज स्केल, हॉर्टिकल्चर हैपेंस ऑन अ स्मॉल स्केल। हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स की खेती हो रही है, या कुछ अलग टाइप के फ्रूट्स वगैरह हम बना रहे हैं, एक्सोटिक फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये हॉर्टिकल्चर में आ जाता है, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर करने के लिए कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये दो टेक्निक्स यूज की जाती हैं। क्या है नाम? कटिंग और ग्राफ्टिंग। बहुत ही सिंपल है। कटिंग में क्या होता है समझ लो। देखो स्टेप नंबर 1, आपका पेरेंट प्लांट आपको दिख रहा है, पेरेंट, उसका एक ब्रांच आपने कट किया। इधर देखो, एक एक करके दिखाता हूं। ये आपका पेरेंट प्लांट, उसका एक छोटा सा ब्रांच आपने कट किया इस तरीके से, इसको बोलेंगे प्लांट कटिंग। फिर वो प्लांट कटिंग आपने लगा दी, वो जो टुकड़ा आपने कट किया उसको आपने लगा दिया इस तरीके से सॉइल के अंदर, दिखाई दे रहा है, प्लांट कर दिया। और बाद में उसमें से एक नया प्लांट बन गया। बस ब्रांच को कट करके सॉइल में लगा दो, इसको बोलते हैं कटिंग, बस इतना ही है। देखो
कटिंग में क्या पढ़ोगे आप? अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट पार्ट इज सिलेक्टेड, प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा हमने कट किया इस तरीके से, बराबर, और उस टुकड़े में इट मस्ट पोजेस वन और मोर बड। बड क्या होता है आपको मैं बताता हूं। बड एक अनडेवलप्ड डेवेलप्ड शूट होता है। शूट मतलब जो ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट उगता है उसको अपन शूट बोलते हैं। और बड इज अ अनडेवलप्ड शूट, मतलब एक छोटा सा दाने जैसा है, अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ लेकिन डेवलप होने का पोटेंशियल है उसमें। तो बड में से क्या क्या बन सकता है? बड में से जब ये बड ग्रो करेगा, बड में से एक नया ब्रांच आ सकता है, बड में से एक लीफ बन सकता है, लीव्स आ सकते हैं वहां से, फ्लावर आ सकते हैं, ठीक है। बड जो है इट इज एक छोटा सा, जैसे एक प्लांट बनाऊं यहां पे मैं, ठीक है, ठीक है, और एक यहाँ पे छोटी सी एक ब्रांच भी बना देता हूं, ऐसे करके एक ब्रांच है, और मान लो यहां पे एक बड प्रेजेंट है, ऐसा ऐसा छोटा सा बड प्रेजेंट है। तो ये है आपका अनडेवलप्ड शूट, इसमें से एक नया ब्रांच आ सकता है, लीव्स आ सकते हैं, फ्लावर्स आ सकते हैं, तो वो डेवलप कर सकता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये जो टुकड़ा आप कट करोगे उसके अंदर एक या एक से ज्यादा बड होने चाहिए, तब जाके वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो स्टेम कटिंग आपको किस में दिखती है? रोज में दिखती है एंड बोगनविलिया में दिखती है। मतलब ये देखो ना, यहाँ पे ये बोगनविलिया है, तो स्टेम आपने कट किया और उसको आप सॉइल में लगा दोगे तो नया प्लांट वहां से आ जाएगा, ठीक है। फिर लीफ कटिंग आपको दिखती है सेंजीवियरा, सेंजीवेरिया, ये होता है स्नेक प्लांट, आपके घर पे वगैरह भी हो सकता है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम क्या है? सेंजीवियरिया, सेंजीवियरिया। तो इसका इसका हम क्या करेंगे, इसका अपन, ये जो लीफ है ना ग्रीन कलर का आपको लंबा लंबा दिख रहा है सांप जैसा, स्नेक प्लांट, उसका लीफ कट करो और नया सॉइल में लगा दो, ग्रो करेगा फिर से, ठीक है। तो इसमें लीफ कटिंग दिखती है, और रूट कटिंग अपने को दिखती है ब्लैकबेरी में, तो उसके रूट्स को कट करके नए सॉइल में लगाया जाता है ब्लैकबेरी में। बात समझ में आ रही है? ब्लैकबेरी में रूट्स को कट करते हैं उसके और नए सॉइल में लगा देते हैं, तो वहां से नया प्लांट उग जाएगा। तो ये हो गया आपका कटिंग का कंसेप्ट। चलो फिर ग्राफ्टिंग में क्या होने वाला है? ग्राफ्टिंग ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ज्वाइनिंग ऑफ टू प्लांट पार्ट्स, नीचे वाला स्टॉक होता है, ऊपर वाला सायोन होता है। आपको बताता हूं, देखो जो नीचे का प्लांट है ना, जो रूटेड प्लांट है, मतलब जो प्लांट ग्राउंड में जा रहा है, रूट जिसके रूट्स हैं, उस प्लांट को अपन स्टॉक बोलते हैं। और उसके ऊपर हमने एक दूसरा प्लांट कट करके लगाया, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, जो रूटेड है सॉइल में, जिसके रूट्स हैं, ठीक है, वो तुम्हारा स्टॉक, और उसके ऊपर जो तुम प्लांट लगाते हो दूसरा प्लांट, उसको बोलते हैं सायोन। पार्ट ऑफ स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बड, उसमें भी एक या एक से ज्यादा बड होने चाहिए, जो हमने ऊपर लगाया उसको बोलते हैं सायोन। देखो दिख रहा है आपको, नीचे का क्या है तुम्हारा? नीचे का स्टॉक है, उसमें तुमने इस तरीके से खाचा बनाया, वी कट किया है, और ऊपर से तुमने क्या लगाया? सायोन लगाया। और हमेशा याद रखना सायोन में क्या होना चाहिए? एक या एक से ज्यादा बड होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, तो नीचे मान लो नीचे पोटैटो है, नीचे पोटैटो का प्लांट है, और ऊपर तुमने टोमेटो लगा दिया, ऐसा हो सकता है। दो अलग प्लांट ज्वाइंट किए जा सकते हैं, नीचे अलग प्लांट है, स्टॉक अलग प्लांट है, और ऊपर सायोन अलग प्लांट का है। तो ऊपर कुछ अलग आ रहा है, नीचे कुछ अलग आ रहा है। नीचे से बटाटा मिल रहा है तुमको, ऊपर से टमाटा मिल रहा है, पोमैटो बोलते हैं इसको, यही कंसेप्ट यूज करते हैं पोमैटो में। पोमैटो, नीचे बटाटे बन रहे हैं सॉइल के अंदर और ऊपर टमाटे मिल रहे हैं, पोमैटो। समझ में आया? ये होता है ग्राफ्टिंग। दे विल ग्रो टुगेदर एज वन प्लांट, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक ही प्लांट की तरह ग्रो करेंगे। तो एग्जाम्पल, स्टेम ग्राफ्टिंग अपने को एप्पल में दिखती है, एप्पल में किया जाता है, पेयर में किया जाता है।
नीचे नीचे का प्लांट रहेगा, कैसा होता है ना, इमेजिन करो नीचे का तुम्हारा जो स्टॉक वाला प्लांट है, स्टॉक वाला जो पार्ट है, इट इज लाइक इट इज हैविंग डिजीज रेजिस्टेंस है, तो वो अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, बीमार नहीं पड़ता है ना, उसमें कुछ खास बात है। और ऊपर का जो तुम्हारा सायोन वाला पार्ट है, सायोन सायोन इज लाइक वेरी गुड क्वालिटी फ्रूट, वेरी गुड क्वालिटी का फ्रूट बना रहा है वो। तो अपन ने दोनों कैरेक्टर्स मिक्स कर दिए, नीचे से तुमको डिजीज रेजिस्टेंस मिल रहा है नीचे वाले पार्ट में, तो बीमार नहीं पड़ रहा है, जिंदा रह रहा है, और ऊपर वाला प्लांट अच्छे क्वालिटी का फ्रूट तुमको दे रहा है, जो सायोन वाला पार्ट है वो तुमको अच्छे क्वालिटी के फ्रूट बना के दे रहा है। तो इस तरीके से दोनों दोनों कैरेक्टर्स आपको एक ही प्लांट में देखने मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ऐसा किया जाता है, ऐसा होता है, नीचे का पार्ट के मतलब जो स्टॉक वाला पार्ट है उसके कुछ अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं अपने अपने, और जो सायन वाला पार्ट है उसके भी कुछ अपने अपने अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, तो दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। तो स्टेम ग्राफ्टिंग, ये जो यहां पे अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये क्या है, पूरा स्टेम ग्राफ्ट, पूरा स्टेम अपने सायोन की तरह लगाया हुआ है, तो इसको स्टेम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको एप्पल और पेयर के अंदर देखने मिलता है स्टेम ग्राफ्टिंग। और बड ग्राफ्टिंग क्या होती है आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना, ये क्या है, स्टेम ग्राफ्टिंग, पूरा स्टेम का पार्ट आपने यहां पे ऊपर से लगाया हुआ है, सायोन पूरा एक स्टेम का पार्ट है जो आपने सायोन की तरह ऊपर से लगाया है, तो ये स्टेम ग्राफ्टिंग। अब बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब देखो बात समझना, ये तुम्हारा स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक, उसमें आपने छोटा सा कट किया स्टॉक के अंदर, और सायोन आपने क्या लिया है पता है, आपने सिर्फ एक सिंगल बड कट किया है, यहां पे दिख रहा है आपको, सायोन क्या है, एक सिंगल बड जो आपने कट किया और इस तरीके से स्टॉक के अंदर लगाया हुआ है, सिंगल बड, ऐसा नहीं कि पूरा स्टेम आपने कट करके ऊपर से लगाया हुआ है, नहीं, सिर्फ एक बड आपने कट किया और इस तरीके से स्टॉक पे लगाया, इसको कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। सायोन में क्या रहेगा, सिंगल बड, और स्टॉक में आपने वो सिंगल बड इस तरीके से खांचे के अंदर लगा दिया, तो इसको कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। तो ये किस में दिखता है, ये रोज में दिखता है, ये भी पीच में किया जाता है। चलो बात समझ में आ गई ग्राफ्टिंग की कहानी। अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। एक सिंपल बात बताऊं, एक पीट्री डिश लिया हमने, ठीक है, पीट्री डिश, उसके अंदर हमने एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया, न्यूट्रिएंट मीडियम। अब इस न्यूट्रिएंट मीडियम में अगार जेल होगा, अगार जेल, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिक्स किए जाएंगे, बराबर, तो ये आपका न्यूट्रिएंट मीडियम बन गया। और उसमें आपने एक प्लांट का छोटा सा टिश्यू लिया और रखा, और बाद में वो टिश्यू ग्रो करेगा, एंड उसकी अलग अलग कॉपीज बना सकते हैं हम, तो ये हो गया टिश्यू कल्चर। इतना ही है कंसेप्ट, इतना ही बेसिक है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट का छोटा सा टिश्यू आपने लिया, ठीक है, ये तुम्हारा पीट्री डिश है, उसमें अगार जेल है, और प्लांट का छोटा सा टिश्यू तुमने इसके अंदर रखा हुआ है इस तरीके से। इट इज केयरफुली एंड एसेप्टिकली, एसेप्टिकली मतलब सारा कंडीशंस क्लीन होना चाहिए, यहां पे कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं आना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है, इसको अपन एसेप्टिक कंडीशन कहते हैं। तो इट इज केयरफुली एंड एसेप्टिकली ग्रोन टू गेट प्लांटलेट्स, ठीक है। तो ये जो एक सिंगल टिश्यू आपने निकाला उसको ही वो थोड़ा ग्रो करेगा, फिर उसको कट करके तुम उसके और टुकड़े यहां पे रख सकते हो, तो एक ही टुकड़े में से आपने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। एक टुकड़ा लिया था, वो थोड़ा ग्रो किया, फिर उसको वापस कट किया, वापस उसके 4-5 टुकड़े लिए, फिर वापस वो ग्रो कर रहे हैं, फिर उसको वापस कट करके, तो ऐसे एक टुकड़े में से तुमने इमेजिन करो 100 प्लांट बना लिए, 100 छोटे छोटे प्लांटलेट्स बना लिए, इसको अपन कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है।
व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन? फ्रॉम वन स्मॉल टिश्यू सैंपल या फिर वन स्मॉल टिश्यू hundreds of plantlets are grown. हंड्रेड्स प्लांट 100-200 प्लांटलेट आप एक छोटे से टिश्यू से बना सकते हो धीरे धीरे. इसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन. इट इज अ मॉडर्न मेथड टू गेट प्लांट्स फ्रॉम टिश्यू कल्चर. ऑर्किड में, बनाना में किया जाता है. समझ में आ गया? इमेजिन करो यही टिश्यू थोड़ा ग्रो करेगा, फिर इसको कट करेंगे, वापस साइड में रखेंगे, एंड ऐसे करके इसकी मैं हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज बना सकता हूं एक टिश्यू की. तो ये हो जाता है तुम्हारा टिश्यू कल्चर. क्लियर है? तो फाइनली स्टार्टिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे, एंड यहां पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होने वाला है. अकर्स आफ्टर ऑर्गेनिज्म रीचेस मैच्योरिटी. ऑर्गेनिज्म को मैच्योर होना पड़ेगा. अब यहां पे अपन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो फ्लावर आएगा. फ्लावर के अंदर, फ्लावर मैच्योर होने के बाद अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है. बराबर. इन प्लांट्स द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. तो प्लांट्स में कैसा होता है ना, जब हमारा प्लांट बच्चा होता है तो उसको अपन जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज कहते हैं. जब वो बच्चा है, जब उसको फ्लावर नहीं आ रहे हैं, मैच्योर नहीं हुआ है, तो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज कहा जाएगा. और जब वो मैच्योर हो जाएगा, फ्लावर आने लगेंगे, तो इसको रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, फ्लावरिंग स्टेज. ठीक है? जब फ्लावर आने लगेंगे इट इज रिप्रोडक्टिव फेज. चलो, फिर जो फ्लावर है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड वो फ्लावर के अंदर हैप्लॉइड गैमेट मिलेंगे, मेल गैमेट मिलेगा, फीमेल गैमेट मिलेगा, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम रहता है. ये आपके एक्सेसरी वर्ल्स हैं और ये दोनों एसेंशियल वर्ल्स हैं. डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी. ये थोड़ा 10th स्टैंडर्ड में अपन पढ़ा हुआ है. ये फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. इसका आपको मैं मीनिंग बताता हूँ कि जैसे एक प्लांट बना रहा हूं यहाँ पे. चलो, ठीक है, मुझे बताओ प्लांट पे इस तरीके से नोड्स आते हैं. ये नोड होता है ना, ये नोड है, ये नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है. बराबर. और ज्यादातर आप देखोगे ना तो नोड पे बड होता है. नोड पे ही क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं. वहीं से ग्रोथ होती है. ब्रांच आएगा, फ्लावर आएगा, लीव्स आएंगे. तो ये सब ग्रोथ कहां से होती है? नोड से होती है. नोड पे बड होते हैं. और दो नोड के बीच का जो गैप है, दो नोड के बीच का जो गैप है, इसको अपन बोलते हैं इंटरनोड. ठीक है? अब इमेजिन करो हर एक नोड पे जो लीव्स आते हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं. जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको. ठीक है? इमेजिन करना कि हर एक नोड पे जो लीव्स आ रहे हैं वो मॉडिफाई होके कुछ अलग बन रहा है. जैसे कैलिक्स बना, एक नोड पे कैलिक्स आया, फिर उसके दूसरे नोड पे कोरोला, पेटल्स बने, फिर एक नोड पे एंड्रोशियम बना. मतलब ये जो कैलिक्स, कोरोला है, ये क्या है? ये एक्चुअली लीव्स मॉडिफाई हो गए हैं. प्लांट के जो लीव्स आते हैं वही मॉडिफाई हो गए हैं. तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? मॉडिफाइड शूट. फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट. कैलिक्स किसी जमाने में, किसी किसी जमाने में लीव्स होते थे, लेकिन वो मॉडिफाई होके कैलिक्स बने. फिर जो पेटल्स है वो भी किसी जमाने में लीव्स थे, लेकिन वो धीरे धीरे मॉडिफाई होके कलरफुल बन गए, कोरोला बना. एंड्रोशियम भी एक जमाने में लीव्स थे, लेकिन अब वो मॉडिफाई होके स्टेमिन बने हैं, एंथर बना, फिलामेंट बना, उसके अंदर मियोसिस होने लगी, पोलन ग्रेन बनने लगे. ठीक है? तो ये सारे अलग अलग नोड पे आ रहे हैं. कैलिक्स एक नोड पे आ रहा है, कोरोला एक नोड पे आ रहा है, एंड्रोशियम एक नोड पे आ रहा है, फिर ऊपर गाइनोशियम है, वो एक नोड के ऊपर आ रहा है. एंड इसको अगर मैं कॉम्पैक्ट कर दूं, इनके बीच का जो इंटर नोड है, यहां पे ये जो इंटर नोड है, इधर भी इंटर नोड है, इंटर नोड, यहां पे भी इंटर नोड है. ये सारे इंटर नोड अगर कॉम्पैक्ट हो जाएं तब तुम्हारा फ्लावर बन जाएगा. इसको पूरा दबा दो तो फ्लावर बनेगा. तो फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट. ठीक है?
लीव्स के मॉडिफिकेशन से कैलिक्स बना, कोरोला बना, एंड्रोशियम बना। ये आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब आपको एक एग्जांपल दूं मैं बस। ठीक है, ये तुम्हारा फ्लावर का जो नीचे का स्टॉक होता है उसको पेडिसेल बोलते हैं, पेडिसेल। फिर ऊपर का जो थोड़ा सूजा हुआ स्ट्रक्चर है ना, इसको बोला जाता है थैलेमस, थैलेमस या रेसेप्टेकल भी बोलते हैं। और थैलेमस के ऊपर तुम्हारे सारे वर्ल्स सिचुएटेड हैं। तो चलो अपन इधर ऐसे बनाते हैं, एक नोड ये है, फिर एक नोड है, फिर एक नोड है, और फिर एक नोड है। चार नोड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इमेजिन करो कि एक नोड से ये कैलिक्स बन रहा है, ठीक है, कैलिक्स। फिर एक नोड से यहां पे ये पेटल्स बन रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, पेटल्स बने। फिर एक नोड से यहां से समझ लो ये तुम्हारा स्टेमन बना एक नोड से, और फिर लास्ट जो है ये यहां से ये बना गाइनोशियम। ऐसे इमेजिन कर सकते हो ना आप थोड़ा, इस तरीके से बना है फ्लावर, ठीक है। तो जो थैलेमस पार्ट है उसके ऊपर नोड्स हैं, और हर एक जो वर्ल है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारे एक एक नोड से आए हुए हैं। तो तुम्हारा फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पहले तो मियोसिस होगी, मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं, बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। मेल गैमीट इधर लिखूं मैं, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, बराबर है। अब इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, मेल गैमीट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमीट हैप्लॉइड है। अगर आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नहीं मालूम तो वापस तुमको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, सेल डिवीजन का बेसिक्स आपको आना चाहिए इसके लिए। और जो जाइगोट बना, अगेन जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड, ठीक है। एंड मियोसिस से क्या होता है? इससे जेनेटिक वेरिएशन होता है, पैकेटिन फेज होता है, उसमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। बाद में मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों भी फ्यूज हो रहे हैं, तो इससे वेरिएशन आएगा, जेनेटिक वेरिएशन दिखेगा बच्चों में अपने को। और इंपॉर्टेंस क्या है? जेनेटिकली जो बच्चे हैं वो सेम टू सेम पेरेंट के जैसे नहीं है, जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। तो यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट बच्चे मिलेंगे आपको, एंड इससे क्या होता है? सर्वाइवल और इवोल्यूशन में भी हेल्प होती है। तो कौन से स्टेजेस आते हैं यहाँ पे? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रोसेसेस, ठीक है, तैयारियां। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक बन रहा है, तो ये सब कुछ फर्टिलाइजेशन के पहले हो रहा है। फिर फर्टिलाइजेशन होगी, डबल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है, वो चीजें बनेंगी। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा, वो सब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो ये सब कुछ अपने को आगे डिटेल में तो पढ़ना ही है। तो आज का लेक्चर यहां पे करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर में पूरा पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट, मेगास्पोर डेवलपमेंट, ओव्यूल कैसे बनता है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, सब कुछ अपन लेक्चर नंबर 2 में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।